अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम लोगों ने लास्ट टाइम अनपेड रेंट तक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अनपेड रेंट को मैं दोबारा एक दफा क्विकली रिकॉल कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग अनपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि हमारा रहता है। फिर उसके बाद जो बाकी बातें रह गई हैं वो मुकम्मल करके इंशाल्लाह इस चैप्टर को आज कोशिश करेंगे मुकम्मल करने। जी बच्चे, अनपेड रेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज मिस्टर ए जो कि लैंडलॉर्ड है, इसने प्रॉपर्टी को किराए पे दिया मिस्टर बी को। अच्छा, अब मिस्टर बी ने रेंट अदा करना है मिस्टर ए को। इन केस मिस्टर बी अगर रेंट अदा नहीं करता, वो रेंट लैंडलॉर्ड के लिए कहलाएगा अनपेड रेंट। वो रेंट अनपेड रेंट कहलाता है और इसको कहते हैं ये इररिकवरेबल हो गया। ये रेंट अब रिकवर नहीं होना। जैसे बैड डेट्स होते हैं ना, इसी तरह से ये भी बैड डेट्स बन जाएगा। आपकी कोई इनकम थी, आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड की, एक्रू हो गई, जैसे ही आपने एक्रू हुई रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ये इनकम आपको रिसीव नहीं हुई तो फिर हम इसे कहते हैं अनपेड रेंट। अनपेड रेंट के लिए हमने उसूल पढ़ा था। हमने कहा था कि अनपेड रेंट को आप अपना एक्सपेंस बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आपका जो टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए वो बोनाफाइड होना चाहिए, इन गुड फेथ हो। दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी खाली करवा चुके हो टेनेंट से, या आपने ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं जिससे आप प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हैं या खाली करवाने के इकदाम शुरू हो चुके होंगे। डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास कोई और प्रॉपर्टी आपके पास आपकी रेंट आउट नहीं होनी चाहिए। उस टेनेंट के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी हुई हो और ये अनपेड रेंट इनकम में ऑलरेडी शामिल भी होना चाहिए, तभी आप अनपेड रेंट को अपना एक्सपेंस बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। देखिए, ये सब बातें आपने पढ़ी हैं। यहाँ पे अनपेड रेंट को हम इररिकवरेबल बोलेंगे। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कंडीशंस, या इसको प्रोवाइडेड भी बोलते हैं। प्रोवाइडेड का मतलब भी कंडीशंस ही है। ठीक है, ये कंडीशंस। पहली कंडीशंस क्या है? टेनेंसी एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए? इन गुड फेथ। डिफॉल्टिंग टेनेंट प्रॉपर्टी को खाली कर चुका हो, या आपने ऐसे इकदाम ले लिए जिससे प्रॉपर्टी को आप खाली करवा सकते हैं। डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास कोई और प्रॉपर्टी आपकी नहीं होनी चाहिए और जो रेंट आउट की हुई हो, उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हुई हो, ताकि आप अनपेड रेंट को रिकवर करवा सके। अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, अब ये लीगल प्रोसीडिंग के लिए एक बात और याद रखिएगा, इनिशिएट हुई ताकि अनपेड रेंट को रिकवर करे, और देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। आपने लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की। क्यों शुरू नहीं की? आपको ये हत्तुल मुस्ता यकीन है कि इस लीगल प्रोसीडिंग का कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये यूजलेस है। फिर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट पे हमने बोला कि ये चार्जेबल टू टैक्स का मतलब है किस में शामिल होना चाहिए? इंक्लूडेड इन रेंट। बिल्कुल ठीक हो गया, इंक्लूड होना चाहिए रेंट के अंदर। अगर अनपेड रेंट जो कि आपने टैक्स एक्सपेंस बना लिया है बाद में रिकवर हो जाए, अब आप मुझे बताएं, अगर बैड डेट्स रिकवर हो जाए तो हम उसकी क्या एंट्री
पोस्ट करते हैं। हम एंट्री पोस्ट किया करते थे ना, बैंक डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, यही हो गया ना। अब यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड को आपने क्रेडिट नहीं करना, यहाँ पे क्या आ गया टैक्स वाले के अकॉर्डिंगली अनपेड रेंट, जो आपको रेंट था ना वो रेंट, या सिर्फ रेंट का वर्ड यूज करें, इसका मतलब अब आपको अपनी क्या बनानी पड़ेगी, इनकम बनानी पड़ेगी। अगर सब्सिक्वेंटली अनपेड रेंट आपको रिकवर हो गया, जिस टैक्स ईयर में रिकवर होगा उसी टैक्स ईयर में आप अनपेड रेंट की अमाउंट को जो आपको रिसीव हो चुकी हुई है, जिसको आपने ऑलरेडी टैक्स एक्सपेंस बना भी लिया था, आपने इसको टैक्सेबल बना देना। कोई कंफ्यूजन? अगला कॉन्सेप्ट है अनपेड एक्सपेंस का, वो भी सुन लीजिएगा। हमने कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी ऑन अक्रूवल बेसिस। मतलब क्या हुआ, खर्चा जब भी इंकर होगा, वेदर पेड इन कैश और नॉट, हम इस एक्सपेंस को अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पेमेंट इन कैश नहीं हुई तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। अगर ये लायबिलिटी जिस टैक्स ईयर में इंकर हुई, लेट्स सपोज हमने कहा इंकर हुई 2019 के अंदर इंकर हुई, उसके बाद अगले 3 साल कौन कौन सा, 2020, 2021, 2022, अगले 3 सालों के अंदर, और वो 3 साल टैक्स ईयर्स है, अगले 3 टैक्स ईयर्स के अंदर अंदर अदा हो जानी चाहिए, पे हो जानी चाहिए। अगर पे ना हुई तो फिर 4th ईयर के अंदर 2023 में उसके स्टार्ट में ये अनपेड अमाउंट एक्सपेंस की हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल बना देंगे, चार्जेबल टू टैक्स कर डालेंगे, रेंट का हिस्सा बना देंगे। बात क्लियर हो गई यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसे हम क्या बोलते हैं, अनपेड एक्सपेंस। तो दोनों बातों में फर्क है, बच्चे फर्क नहीं समझ पाते। अनपेड रेंट को भी और अनपेड एक्सपेंस को भी एक ही बात लिखा था। अनपेड रेंट क्या है, इररिकवरेबल रेंट। इसको ये याद रखने के लिए मैं अमूमन बोला करता हूं बैड डेट्स बोलते हैं इसको। और अनपेड एक्सपेंस क्या है, आपकी लायबिलिटी जो आपको अदा करनी थी आपने अदा नहीं की, अब आपके लिए ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें भी वही रूल, अगर आपने सब्सिक्वेंटली कभी भी अदा कर डाली या टैक्स पेयर ने अदा कर डाली तो फिर क्या रूल होगा, जिस टैक्स ईयर में पेमेंट होगी, एक्चुअल पेमेंट होगी, उसी टैक्स ईयर में ये दोबारा से आप अपना एक्सपेंस बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें आपके साथ डिस्कस हो गई। इसकी रीडिंग भी कर देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनपेड एक्सपेंडिचर, वो टैक्स एक्सपेंस आपको पे करना है कितने साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर। एंड ऑफ द टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर के आखिर के, या मतलब अगले 3 सालों के अंदर जिसमें ये आपने अलाउ किया था। याद है ना, 2019 में किया था, तो अगले 3 साल कौन से हुए, 20, 21, 22। अगर अनपेड लायबिलिटी आपकी हुई तो वो एक्सपेंस चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा किस साल में, 4th ईयर में। हाउएवर, अगर आपने ये अमाउंट पे कर दी बाद में किसी भी वक्त, फिर आपको ये डिडक्शन अलाउ हो जाएगी उस टैक्स ईयर में जब आप इसकी एक्चुअल पेमेंट करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये बात बड़ी ही सिंपल सी है। ये कॉन्सेप्ट नोशनल अमाउंट पे अप्लाई नहीं होता। जैसे रिपेयर अलाउंस है, क्या उसका पेमेंट के साथ कोई ताल्लुक है? उसका पेमेंट के साथ ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब है वो अमाउंट है नोशनल। और अदर एक्सपेंडिचर को भी नोशनल अमाउंट समझा जाता है, तो कहते हैं उसके साथ भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो अलाउ होते हैं मैक्सिमम अप टू 4% ऑफ चार्जेबल टू। ठीक है ना? तो अब आपने ये याद रखना है, ये नोशनल अमाउंट पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, ये तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स पे अप्लाई होता है, तो नोशनल में ये अप्लाई नहीं करना। चलें जी, ये यहां तक तो बातें मुकम्मल हो गई। अब बातें कुछ शुरू करते हैं अगली। अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंस क्या, कल हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, उस न्यूमेरिकल की बात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आगे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। एक प्रॉपर्टी है,
क्या है ये? प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को आपने दो पर्पस के लिए इस्तेमाल किया हुआ। एक, आप यहां पे बैठ के बिजनेस भी कर रहे हैं और कुछ हिस्सा इस प्रॉपर्टी का आपने रेंट आउट, किराए पे दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज इसका एक ही मीटर है और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन एक ही है और बिल आ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आपने खुद ही बियर करना है, वो अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। हम ये मुश्किल बात नहीं करते, ये बिजनेस में जाके कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये सब इधर तवज्जो कीजिएगा। अभी हम सिंपल कॉन्सेप्ट की तरफ रहते हैं, तो सिंपल कॉन्सेप्ट में हम बात कर लेते हैं वो एक्सपेंसेस जो कि आपके लिए अलाउ है। हम कहते हैं लेट्स सपोज जैसे इंश्योरेंस करवाई इस बिल्डिंग की, ये तो हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक हो गया। और जो एक्सपेंसेस हैं प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड, ग्राउंड रेंट से रिलेटेड। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की अब इंश्योरेंस की अमाउंट पे हो रही है 10,000 की पूरे साल भर की। ये प्रॉपर्टी 30% बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, रिमेनिंग 70% इसको किराए पे दिया गया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका एक्सपेंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितने % अलाउ होगा? ऐसा एक्सपेंस जो एक से ज्यादा हेड के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं कॉमन एक्सपेंस। अब बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा एक्सपेंस जो कि हम एक से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इंकर कर रहे हैं, उस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? कॉमन एक्सपेंस। वी मस्ट हैव टू अपोर्शन। अपोर्शन का क्या मतलब है? हमें बाइफरकेट करना है, बिजनेस का खर्चा कितना है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का खर्चा कितना है। तो ये बिजनेस का खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, एक केस तो ये हो गया। एक केस ये है, लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप दो यूज में लेके आ रहे हैं। एक है पर्सनल और एक है रेंट आउट। 60% आपने किराए पे दी हुई है, 40% आप पर्सनली खुद यूज कर रहे हैं। अब इन केस इस प्रॉपर्टी का आपने टैक्स अदा किया या इसका ग्राउंड रेंट पे किया या कोई भी एक्सपेंस। अब आप मुझे बताइएगा ये एक्सपेंस जो आपने इंकर किया है वो पार्शली पर्सनल के लिए यूज हो रही है प्रॉपर्टी और पार्शली आपने किराए पे दी हुई है। क्या इसका जितना भी टैक्स होगा, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं 5,000, क्या ये पूरे का पूरा एक्सपेंस हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपने किराए पे नहीं दी हुई। जितने % आपने किराए पे दी हुई है उतने % का एक्सपेंस आपके लिए अलाउएबल है, एडमिसिबल है, और जो रिमेनिंग आपकी पर्सनल यूज में आ गई वो एक्सपेंस आपके लिए अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। अब बात समझ में आ गई? पहले दो केसेस में हमने कहा हम दो टैक्सेबल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब ये एक्सपेंस दोनों टैक्सेबल एक्टिविटीज के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। दूसरे केस में हमने ये देखा कि एक कुछ हिस्सा पर्सनल यूज में आ गया, कुछ हिस्सा टैक्सेबल एक्टिविटी में आ गया। जो पर्सनल वाला है और जो टैक्सेबल एक्टिविटी वाला, हम अब इन दोनों के दरमियान में भी अपोर्शन करेंगे। ये भी बात क्लियर होगी? चले जी, एक और बात, थर्ड वन, एक और बात सुनिएगा। प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया,
यकम अक्टूबर 2023 को, और इसके कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो पूरे एनम के हैं, पूरे साल के हैं। जैसे यही टैक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, इंश्योरेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या ये प्रॉपर्टी पूरा साल भर रेंट आउट रही? तो फिर क्या हम इसके जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है पूरे साल का रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मंथ बेसिस पे अपोर्शन करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा। अब बात क्लियर होगी जी? यहां तक तीनों बातें क्लियर है। अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने मेरे साथ एक एक बात पढ़नी है और मुझे बताते जरूर जाइएगा। आप लोगों ने एक्टिव होके करना है, मैं भी आप लोगों से सवाल पूछूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्या हुआ? अदर एक्सपेंस कॉमन हो? नॉर्मली अदर एक्सपेंस कॉमन होता नहीं है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े खास नोयत के, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अगर वो कॉमन हो गया तो जितना होगा वो हम लेंगे, लेकिन जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो होते ही स्पेसिफिकली इसीलिए कि रेंट की कलेक्शन हो सके, उसको सैलरी देनी है एक पर्सन। लीगल चार्जेस टू ड्राफ्ट द रेंट एग्रीमेंट, ये तो खास किस्म का। अच्छा आप जरा देखिएगा, कॉमन एक्सपेंस को अपोर्शन करना। अपोर्शन का मतलब क्या है? बाइफरकेट करना। अगर बिल्डिंग या लैंड, प्रॉपर्टी होगी ना, लैंड और बिल्डिंग को क्या बोलेंगे बच्चे? प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही है? पहली बात, नॉट अवेलेबल फॉर रेंट फॉर द होल ईयर, पूरे साल भर के लिए ये किराए पे मौजूद नहीं थी। सच एज लैंड और बिल्डिंग इज इन ऑनर यूज, कुछ हिस्सा ऑनर ने खुद इस्तेमाल किया फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर और बाकी हिस्सा उसने किराए पे दिया। अब बताएं इन तीनों में से कौन सी एग्जांपल है? ये 1 है, ये 2 है और ये थर्ड वन है। थर्ड वन एग्जांपल। अब एक बात याद रखनी है, घर बिल्कुल खाली रहा, रेंट के लिए अवेलेबल था, रेंट पे नहीं दिया गया, फिर अपोर्शन नहीं करना, ये याद रखना। अपोर्शन कब करना है? घर आप इस्तेमाल कर रहे थे, आपने इस्तेमाल किया 30 सितंबर तक, तो 30 सितंबर तक का खर्चा कौन सा हो जाएगा? पर्सनल। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद आपने किराए पे दे दिया, तो 1 अक्टूबर से 30 जून तक का खर्चा क्या हो जाएगा? रेंट की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। लेकिन अगर अवेलेबल है और रेंट पे नहीं चढ़ा, फिर वो खर्चा पर्सनल नहीं है, रेंट के लिए ही आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही जाएगा। समझ आ गई? फर्क समझ में आया? पास पेपर में टेस्टेड है, ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, पास पेपर में पूछा जा चुका हुआ है। अच्छा जी, पहली बात मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गई? नेक्स्ट, अब मुझे बताना है 1 और 2 रह गई ऑप्शन, ढूंढ के बताइए। पार्टली रेंट आउट एंड पार्ट इज यूज फॉर अदर पर्पस, जैसे फॉर एग्जांपल 40% बिल्डिंग यूज की ऑनर ने अपने बिजनेस के लिए या अपनी रेजिडेंस के लिए, और बाकी हिस्सा उसने क्या किया? किराए पे दिया हुआ। अब ये दोनों एग्जांपल बन सकती हैं, 1 भी बन सकती है, 2 भी बन सकती है। चले जी नेक्स्ट। एक्सपेंडिचर इज पार्टली यूज फॉर सम अदर पर्पस, फॉर एग्जाम्पल आपने कर्जा लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने लोन एक्वायर किया, लोन लिया 5 मिलियन का एट द रेट ऑफ 20% करते हैं, एट द रेट ऑफ। अच्छा, इस 5 मिलियन में से आपने 3 मिलियन इस्तेमाल किया हाउस को एक्वायर करने के लिए, और बाकी 2 मिलियन आपने इस्तेमाल कर लिया बिजनेस के लिए या किसी और पर्पस के लिए, पर्सनल कार के लिए या कोई भी और मकसद हो सकता है। अब बताइएगा इसके ऊपर ये जो पेमेंट की जा रही है वो कितनी बनेगी? 20% है ना। 20% कितनी अमाउंट बन गई? 1 मिलियन, पूरी 1 मिलियन बन गई। अब हमें क्या ये 1 मिलियन पूरे का पूरा रेंट के अगेंस्ट हम एक्सपेंस बना सकते हैं? नहीं, हमें ये देखना है जितनी अमाउंट इसकी हाउस को एक्वायर करने में लगी है उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंस बना डालेंगे। समझ आ गया ना? हमने कहा था ना वो घर किराए पे दिया,
जिस घर को खरीदने के लिए आपने क्या लिया था, कर्जा, उस कर्जे पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट, प्रीमियम, मार्कअप, वो आप अपना रेंट के अगेंस्ट एक्सपेंस बना सकते हैं। याद आ गई मेरी बात? तो हमें ये देखना पड़ेगा, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट बना? 60%। तो इसका 60% कितनी अमाउंट हो जाएगी? 6 लाख या 600,000। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अब ये बात भी पढ़ लीजिएगा मेरे साथ। एक्सपेंडिचर इज पार्टली यूज फॉर समझ, जैसे लोन आपने लिया प्रॉपर्टी के लिए, पार्टली यूज किया फॉर परचेज ऑफ अ कार फॉर पर्सनल यूज। ठीक हो गया जी बच्चे? अब ये एग्जांपल समझ में आ गई है? अनस भाई सब बातें क्लियर है? It is a considered opinion expense would not be a portion if land or building is available for rent for the whole year but actually rent out for the part of the year due to any reason including non availability of tenant। अभी बात बताइए ना, अगर आपका घर खाली था और आपने किराए के लिए ऑफर किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई किराएदार नहीं मिला, तब आपने एक्सपेंसेस को अपोर्शन नहीं करना। सही हो गया जी बच्चे यहां तक? चले जी, पहले पास पेपर के क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अच्छा ये लॉस वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं ना जी, मैं एक दफा दोबारा रिकॉल भी कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ये लॉस वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये देखिएगा, ये लॉस की बात हमने की थी, देख लीजिएगा। अगर बच्चे रेंट, चार्जेबल रेंट की अमाउंट कम हो और एडमिजिबल एक्सपेंस, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा? लॉस। बात समझ में आई? एक्सेस ऑफ एडमिजिबल एक्सपेंसेस ओवर चार्जेबल रेंट। क्या बात बोल रहा हूं? एक्सेस ऑफ एडमिजिबल एक्सपेंसेस ओवर चार्जेबल रेंट। रिपीट करें इसको, एक्सेस ऑफ एडमिजिबल एक्सपेंसेस ओवर चार्जेबल रेंट, वो क्या है? लॉस। अच्छा, इस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं किसके अगेंस्ट? शाबाश, हर हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट कर सकते हैं सवाए सैलरी और एफडीआर। बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे, अब हमने कहा हमारी बिजनेस की इनकम थी, क्या बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट इसे सेट ऑफ किया जा सकता है? किया जा सकता है। सेट ऑफ किया, बिजनेस की इनकम 20,000 थी, पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हुआ, फिर भी कुछ लॉस बच गया और कोई इनकम अब हमारी इसके अलावा नहीं है, ऐसे लॉस को कहते हैं अनएडजस्टेड लॉस। सही हो गया? अब हमारा अगला सवाल, क्या ये अनएडजस्टेड लॉस को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या कर जाएगा? डेड हो जाएगा, या हम कहेंगे ये लैप्स कर गया। दो वर्ड बोलते हैं, क्या कहते हैं? लैप्स, या ये लॉस हमारा डेड हो गया, खत्म हो गया, अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जी बच्चे, वेयर अलाउएबल डिडक्शंस आर मोर देन, वही बात है ना, एक्सेस ऑफ एडमिजिबल डिडक्शंस ओवर चार्जेबल रेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? और किस हेड का है ये? प्रॉपर्टी। इसको एडजस्ट किया जा सकता है किसी भी हेड के अगेंस्ट, सवाए किसके नहीं कर सकते? सैलरी। और किसके अगेंस्ट नहीं? एफटीआर के। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, अगर कोई लॉस एडजस्ट होने से रह जाए उसे क्या बोलते हैं? अनएडजस्टेड लॉस। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता, और इसी वजह से ये क्या कर जाएगा? लैप्स कर जाएगा, या ये हो गया डेड। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन? याद हो गया ये चैप्टर जितना भी पढ़ा है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? चले जी, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ये होमवर्क में दे दूं या सॉल्व करवा दूं प्रैक्टिस के लिए, कि आप लोगों को समझ में आ जाए एक दफा कैसे क्वेश्चन फुल लेंथ सॉल्व कर। कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं एक एक करके। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ही शुरू करने हैं, एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। चले मैं ये डिस्कस कर देता हूं, सॉल्व नहीं करता हूं, ठीक है? जब ए लिमिटेड
ए लिमिटेड ने किराए पे दिया अपनी बिल्डिंग को 1 जुलाई 2007 80,000 रुपया पर मंथ पे। कंपनी ने रिसीव किया 8 लाख रुपया डिपॉजिट जो कि एडजस्टेबल नहीं है रेंट पेएबल के केस। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, एक्चुअल रिपेयर और मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट का एक्सपेंस। बैंक ने चार्ज किया 1,80,000, 1 मिलियन उधार पे लिया था जिसमें 60% आपने बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया, 40% बिजनेस के लिए। कलेक्शन चार्जेस 36,000 रुपए के, लीगल चार्जेस 45,000 के लीगल एडवाइजर को दिए ड्राफ्टिंग के लिए, डिफेंड नहीं, ड्राफ्टिंग के लिए। बिजनेस की इनकम 1.2 मिलियन की है, बिजनेस के एक्सपेंडिचर है सारे ये एक्सपेंस के, और एडवांस टैक्स जो ऑलरेडी डिडक्ट या कंपनी का हो चुका हुआ है वो 4 लाख रुपए का। अब आपने सबसे पहले रेंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है 80,000, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, ये हो जाएगा 960,000। यही अमाउंट है जी, ये रेंट की अमाउंट। फेयर मार्केट रेंट नहीं गिवन तो हम क्या कहेंगे, पहले तो अगर फेयर मार्केट रेंट होता तो हम कहते हैं रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। अब इस केस में यही अमाउंट सिर्फ टैक्सेबल होगी। उसके अलावा 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल, तो 8 लाख इसका 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना बन जाएगा, 80,000 अनएडजस्टेबल डिपॉजिट हो जाएगा। टोटल करें इन दोनों का 10,40,000। जी बच्चे कोई मुश्किल बात तो नहीं है, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन नहीं है, एक साइनिंग अमाउंट नहीं है और दूसरा फोरफिटेड डिपॉजिट नहीं। अगर वो भी होते तो वो भी ऐड कर देते। अब ये क्या अमाउंट बन गई, चार्जेबल रेंट। नेक्स्ट, एक्चुअल रिपेयर तो अलाउ नहीं होता, रिपेयर तो होता है रिपेयर अलाउंस, नोशनल अमाउंट है, और नोशनल अमाउंट कैसे, चार्जेबल रेंट का 1/5, ऐसा ही है ना, या दूसरा तरीका था 20%, ऐसा ही है ना। तो ये 1/5 कितनी अमाउंट है, 2,08,000। जी बच्चे कोई दिक्कत। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा एक्सपेंस बन जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स पूरा एक्सपेंस बन जाएगा। 1,80,000, 1,80,000 को मल्टीप्लाई करना है 60% से, ये 60% इस्तेमाल हो रहा है ना। 1,08,000 प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अलाउ होगा, बाकी जो बच जाएगा 72,000 ये किसके अगेंस्ट अलाउ होगा, बिजनेस, और आपने माइनस करना है इसको 1.2 मिलियन में से। नेक्स्ट, कलेक्शन चार्जेस और ये 45,000, ये दोनों को सम कर लीजिएगा, कितनी अमाउंट बनी, 81,000, और 4% लीजिएगा 1040,000 का, 41,600, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सी है, तो ये अलाउ होगा 41,600। अब वर्किंग कर लेंगे आप लोग। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट कितना अप्लाई होता है, ए लिमिटेड है, कंपनी पे टैक्स का 29%। टैक्स लायबिलिटी में से एडवांस में टैक्स कितना डिडक्ट हो चुका, 4 लाख रुपए, वो माइनस करता है। बात समझ में आ गई। ये सॉल्यूशन आपके सामने, ये देख लीजिएगा। जी ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा मुझे लगता है पेज ऊपर नीचे हो गए थोड़े से। 87, हाँ 86 पेज नहीं ना है, ये 85 है, और उसके बाद कौन सा पेज आ गया, 87। तो ये बस आप देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है इसका सॉल्यूशन ये यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, वो अब आप देख लीजिएगा। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने एग्रीकल्चर इनकम नहीं पढ़ा, सिर्फ वो टॉपिक रह गया, बाकी सब हो गए टॉपिक। एक कंपनी ने लेट आउट बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी। बताएं अगर बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ रेंट आउट करें, ये टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्स। शाबाश। इनकम चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, गलत, बिजनेस नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। Rental income earned by a person engaged in the business of letting out same in a large shopping plaza is taxed as। कहता है एक बंदा है जिसका काम यह है कि वो प्रॉपर्टी खरीदता है और आगे किराए पे दे देता है, उसका बिजनेस बन गया ये।
प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे दे देता है और किराया हासिल करता है। अब उसकी जो किराए की इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी बिजनेस में, प्रॉपर्टी में या अदर सोर्स में, या नन ऑफ द अबव। देखो याद रखो, ये तो ऑप्शन बनती नहीं है और ना ये बनती है, दो में से ढूंढनी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई मालिक हो किराए पे अपनी किराए पे अपनी प्रॉपर्टी को दे दे, उससे जितना भी किराया लेगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बस यही रूल फॉलो होना, चाहे बिजनेस भी हो, कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या? बिजनेस है उसका, वो अपना घर किराए पे देता है, अपना घर जो भी बंदा किराए पे देगा उसका किराया उसका टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही होना है। स्पेसिफिक हेड है ये। इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक सेक्शन पढ़ेंगे जाके, वो कहता है कि अगर किसी का बिजनेस ही हो चाहे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बता दिया कि ये इनकम इस हेड में टैक्सेबल होनी है, आपने उसी हेड में टैक्सेबल करनी है, किसी और हेड में टैक्सेबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन का बिजनेस है, वो शेयर्स खरीद के शेयर्स बेचता है, वो होती है कैपिटल गेन की इनकम। बिजनेस है उसका, फिर भी टैक्सेबल कैसे होनी है? अंडर दैट कैपिटल गेन। समझ आ गई बात? तो ये स्पेसिफिकली मेंशन हुआ। क्या हुआ बच्चे? नहीं, उसने कहा रेंटल इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट सेम इन लार्ज शॉपिंग प्लाजा इज टैक्स। अब हमारी यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी अजम्पशन है, ये भी तो हमें नहीं पता कि वो मालिक नहीं है, तो हमने अजम्पशन हमेशा पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अजम्पशन के तहत तो यही है कि वो मालिक है। अनएडजस्टेबल डिपॉजिट टेनेंट से रिसीव किया ओपन प्लॉट के केस में। कौन सा है? ओपन प्लॉट। रेंट इज टैक्सेबल, बताएं। The following amounts received from a tenant are taxable under the head income from other source. Rent in respect of lease of building together with plant and machinery. ये बात ठीक है या गलत? 10% of unadjustable deposit in respect of open plot of land. ये तो आएगा ही नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी नहीं। साइनिंग अमाउंट, ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होता है। ऑल ऑफ द अबव, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनती। तो फिर कौन सी ऑप्शन हुई? सिर्फ अल्फा। चार्जेबल रेंट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड फोरफिटेड डिपॉजिट। इसमें शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता? 10% ऑफ डिपॉजिट ये किया जाता है। साइनिंग अमाउंट तो कोई भी, नन ऑफ द अबव। रिपेयर अलाउंस कैन बी क्लेम्ड बाय अ कंपनी बीइंग ओनर ऑफ अ बिल्डिंग अगेंस्ट चार्जेबल रेंट। कितना किया जाता है? 20%। या दूसरी बात क्या पड़ी है? 1/5। मुश्किल बातें तो नहीं है बच्चे? तो अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ के फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। मुझे लगता है ये कुछ पेजेस इसके ना स्किप हो गए हैं। अच्छा, ये 86 अब आ गया। वो जो हमने क्वेश्चन ऊपर किया था, ये देखिए, 9,60,000, उसके बाद 80,000, 1040, यही फिगर कैलकुलेट की थी ना। उसके बाद 2,08,000, 28,000, 25,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट इतनी, 81,000 और 41,600, विच एवर इज लोअर, वो फिगर आ गई। ये टोटल एक्सपेंस माइनस किया, ये अमाउंट है। बिजनेस के केस में 12 लाख और 72,000 रुपए इंटरेस्ट एक्सपेंस, 1,80,000 का 40%। समझ आ गई बात? ये दोनों ऐड कर दिया। अब आपने इस पे कैलकुलेट करना है 29%। 29% इस पे रेट अप्लाई करके बताइएगा मुझे कितनी अमाउंट बनती है। 646 जी बच्चे। एडवांस टैक्स कितना डिडक्ट हो चुका हुआ है? 4 लाख इसमें से माइनस करवा दें, बाकी 109,646 ये टैक्स पेएबल आ जाएगा। समझ आ गई बात की? कोई दिक्कत तो नहीं है? Collection charges or expense other than specified deductions are also allowable against chargeable rent subject to maximum। तो इनमें कोई अमाउंट मौजूद है? None of that।
unpaid rent considered as irrecoverable is deductible against chargeable rent under that income from property subject to fulfillment of specified condition. वो condition क्या है? Defaulting tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property. ठीक है या गलत? The owner has written off the rent receivable. नहीं. The commissioner has granted permission to treat the amount as unpaid rent. All of the above. Letting out a property in Pakistan which is, ये एग्रीकल्चर की बात है, अभी हमने नहीं पढ़ी जी बच्चे. वन बाय वन एक एक करके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक्टिव है, जरा एक दफा एक्टिव होके बैठे अच्छे तरीके से. होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट रिटेंशन का. कर लेंगे तैयार? कल सुन लूं आप लोगों में से किसी से भी. चले कल याद करके आइएगा. जिससे कहूंगा उसे सुनाना पड़ेगा हमें. मोहसिन भाई क्लियर है ना? What is chargeable to tax under that income from property? ये chargeable to rent की बात कर रहे हैं. हो जाएगा ये भी तैयार? What are the rules prescribed for the allowability of unpaid rent? कर लेंगे आप लोग. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बड़ी डिटेल में डिस्कशन उस दिन भी की, आज भी की है इसकी. क्वेश्चन 5 मैंने सॉल्व करवा दिया आपको. क्वेश्चन नंबर 6 इसके साथ लिखिएगा आरएल. रिवीजन लेवल क्वेश्चन. जी लिमिटेड ने रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्पस ऑफ लेटिंग आउट, किराए पे देने के लिए. Terms or conditions, Z Limited is also entitled to signing amount which is non-refundable. Terms के मुताबिक कंडीशन ये है कि Z Limited को साइनिंग अमाउंट भी पे करनी है जो कि रिफंडेबल नहीं है. सॉरी, रिसीव होनी है साइनिंग अमाउंट. टैक्स ईयर 2008 के लिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन कीजिएगा. रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड, रेंट कितना रिसीव हो चुका, और रेंट फॉर द ईयर 2 ड्यू लेकिन अभी तक रिकवरेबल नहीं है, रिसीव नहीं हुआ. ये कितना है? ये शामिल होना चाहिए रेंट के अमाउंट में. तो हम टोटल रेंट कितना कंसीडर करेंगे? इन दोनों को जमा करके वो कितनी अमाउंट बन जाएगी? शाबाश, एक्सीलेंट. अच्छा, अगर हम इसको इररिकवरेबल या अनपेड रेंट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले इसे किसका हिस्सा बनाना पड़ेगा? हाँ, पहले हमें चार्जेबल टू टैक्स का हिस्सा बनाना है, फिर हम इसके बाद इसके अगेंस्ट अनपेड रेंट की अमाउंट को एक्सपेंस बना पाएंगे. अच्छा, साइनिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल ऐड हो जाएगी चार्जेबल रेंट पे. अच्छा, ये तो हो गया. टोटल अमाउंट 100,000 ऐड करने के बाद ये फिगर कितनी बन जाएगी चार्जेबल रेंट की? 1.3 मिलियन. नेक्स्ट, फायर एंड वाटर टैक्स पेड टू द लोकल अथॉरिटी, अलाउएबल एक्सपेंस. लॉयर्स फी फॉर सूट टू रिकवर रेंट जी. उसके बाद लॉयर्स फी फॉर ड्राफ्टिंग मास्टर रेंट एग्रीमेंट, ये अदर एक्सपेंस में जाएगा. याद रखना है किस में जाना है? अदर एक्सपेंस. सैलरी ऑफ द केयर टेकर हु कलेक्ट्स मंथली रेंट, किस में जाएगा? अदर एक्सपेंस में. इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये तो स्पेसिफिक एक्सपेंस है. रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ये कौन सी अमाउंट कंसीडर करनी है? नोशनल अमाउंट. इसका कितने परसेंट? 20% या 1/5. कर लेंगे बच्चे कैलकुलेशन, हो जाएगा. डेफिनेशन है रेंट की, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. रिवीजन लेवल क्वेश्चन या इसको कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन दो की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बल्कि टैक्सेबल होगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. नॉन एडजस्टेबल रेंट, रिवीजन लेवल क्वेश्चन.
ये भी रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है बच्चे, ये यहां तक कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये मैं आपके साथ पढ़ने लगा हूं। आखिरी सवाल, मिस्टर बुखारी रेजिडेंट पर्सन है और उनकी एक प्रॉपर्टी है बैरून मुमालिक में। कहां प्रॉपर्टी है? बैरून मुमालिक। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने रेंट रिसीव किया 3 मिलियन का उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। यहां तक कोई दिक्कत? टैक्स ऑन रेंटल इनकम ड्यूली पेड, जो टैक्स है रेंटल इनकम पे वो अदा हो चुका होगा बैरून मुमालिक में। और टैक्स ट्रीटी भी नहीं है पाकिस्तान में और कंट्री में जहां पे उनकी प्रॉपर्टी मौजूद है। टैक्स ट्रीटमेंट बतानी है रेंटल इनकम की जो उन्होंने रिसीव की मिस्टर बुखारी ने पाकिस्तान में। अभी रहने दीजिएगा इसको, इस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट आना है, वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, वो हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 8 में, देन हम डिस्कस कर पाएंगे। नोट कर लें अपने पास, ये चैप्टर नंबर 8 के साथ इसको रेफर कीजिए। इसकी जगह पे ये क्वेश्चन मैं आपको रेफर कर देता हूं, इसके साथ आरएल लिखिएगा और ये अपना होमवर्क बना लेना। ये जितने मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन रेफर कर दिए करके आइएगा अच्छे तरीके से, कल इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चों? तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।